नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रशांत वर्धन जैन। और कल तक की वीडियो में आपने चैप्टर 2 को पढ़ लिया था। मैंने जो इस बार वर्ष 2021-22 के बच्चों के लिए बुलेट सीरीज स्टार्ट की है, उसमें ये मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो मैंने डाले हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को मैंने कंप्लीटली एक ही वीडियो में उतार कर रख दिया है। इसके अलावा अब हमने दूसरा चैप्टर भी परसों कल के वाले वीडियो में, ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 4 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इस बार के सिलेबस में से हटा दिया था, ठीक है, इसीलिए चैप्टर 4 की बात करेंगे। और ये दोनों ही वीडियो जो मैंने कल करवाए थे, जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं फटाफट से वो वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि आपके नंबर पक्के हो सकें। साथियों, इस वाले चैप्टर में फिक्स क्वेश्चंस ही आते हैं। ये चैप्टर मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा इजी होता है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा ये टफ लगता है, क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स पर आधारित है, फिजिक्स मैथ पर आधारित है। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ इंटीग्रेशन भी आते हैं और डिफरेंशियल होते छोटे मोटे से, कुछ लॉग के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बच्चों को लगता है कि इसमें से पढ़ें क्या सर। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम केमिकल काइनेटिक्स में से क्या पढ़ के जाएं। तो चैप्टर नंबर 4 में से इधर उधर से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास मेरे नोट्स होने चाहिए। आपको वही चीज केवल मैंने नोट्स के अंदर लिखवाई है, जिसका अवतरण आपके इस बार एग्जाम में होने वाला है, यानी कि छपने वाला पेपर। बिल्कुल सारी चीजें आपको मैंने वही लिखवाई हैं जो छपने वाली हैं। और मैं यहाँ पहले टॉपिक से ही मैं प्रारंभ कर रहा हूं। और जो कि मैंने नोट्स में, मैंने जैसा कि कल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने बच्चों की, जो मेरे कोचिंग के जो बच्चे हैं उसकी मैंने कॉपी, ठीक है, नोट्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जो मैंने लिखाया हुआ है, ठीक है। जिधर भी मैंने सारी चीजें आपको व्यवस्थित करवाई हैं, वैसे की वैसे टॉपिक वाइज 1 to 1 सारे आपको यहाँ बोर्ड पे मिलेंगे। और अपनी कॉपी, जो भी साथी मेरे पास ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, अपनी कॉपी आप खोल लीजिए। और अदर जगह से अगर आप मेरे नोट्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हो सकता है मैं इनकी PDF भी आपको कंप्लीटली अवेलेबल करवा दूंगा। वरना आप मेरे नोट्स, अगर आप आसपास के एरिया के ही हैं तो आप मेरे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपको इस वीडियो से पूरे के पूरे 5 नंबर का फायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहां देखिए जैसे, और हाँ एक और बात मैं आपको बता दूं इसमें कि इस वाले वीडियो में से सारे प्रश्न क्यों आएंगे, इसका कारण क्या है, क्योंकि अथवा का प्रश्न इस वाले चैप्टर में से आने वाला है। अगर आपने आधा पाठ भी ढंग से पढ़ लिया है, आधा पाठ भी आपको आता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो मैं यहां थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं जिससे आपको दिखने में समस्या नहीं हो। मैं लिखता हूं यहां अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग। देखो अभिक्रिया का वेग क्या है, इसको साथियों dx/dt। पहला प्रश्न dx/dt, अभिक्रिया का वेग जो है, ये डेफिनेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है और इस बार पूछी जाने की पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका 1 नंबर का है, सीधी सी परिभाषा है। dx/dt क्या है, ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी महानता सिद्ध करने के लिए आपको मैथ्स की इतनी सारी चीजों को यहां पे मैं व्याख्या करने लग जाऊं, नहीं। आपका समय कीमती है, आपको समझना है कि परिभाषा ये आ रही है एग्जाम की दृष्टि से, तो परिभाषा सीधे पढ़ें। dx/dt क्या है समझा देता हूं एक ही बार में। dx/dt अभिक्रिया के वेग को यहां कहेंगे। dx यहां पे परिवर्तन है, dt समय के सापेक्ष परिवर्तन है। अभिक्रिया का वेग क्या है, इसकी परिभाषा हमारे नोट्स में आप चेक करें, ठीक है। और उसमें मैंने लिखवाई है, फटाफट हम फास्ट रिवीजन, जैसा कि हमारी सीरीज का नाम बुलेट सीरीज है, तो बुलेट की तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो मैंने कहा
कि अभिक्रिया का वेग क्या है, तो साथियों अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक या उत्पाद अणु की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या है, अभिक्रिया का वेग है। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद अणुओं की सांद्रता में जो परिवर्तन है, लेकिन वो परिवर्तन साथियों याद रखेंगे, परिवर्तन इकाई समय में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मिलाइए, चेक कीजिए मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया। देखिए अभिक्रिया का वेग क्या है, dx/dt क्यों लिखा, इसका मतलब डायरेक्टली याद रखें सांद्रता बटे समीकरण, सांद्रता बटे समय, ये जो समीकरण है ये dx/dt का समीकरण है, ध्यान रखेंगे। अभिक्रिया वेग का समीकरण है सांद्रता बटे समय। अब हम रीडिंग लगा लेते हैं क्या क्या लिखवाया है मैंने। देखिए हाँ, तो मैंने लिखवाया किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में हुए परिवर्तन को या होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग जो है उसमें मैंने R टेंस टू P110 जो भी लिखवाया है वो छोड़ो, आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। और यहां पर क्या करना है, अभिकारक अणु की सांद्रता बटे या फिर अभिकारक अणु की सांद्रता में हुई कमी बटे सांद्रता या फिर कमी में लगा समय, यहां पर लिखना है। बस आपको ये समीकरण याद रखना है, यानी कि अभिकारक अणु की सांद्रता में क्या आती है, कमी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिखवाई हुई हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये वाली बात मैंने लिखवाई है, आप चेक कर सकते हैं, dx/dt अभिकारक अणु की सांद्रता में कमी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, और यहां पर आप लिखेंगे कमी में लगा समय और जो भी है, यानी कमी में लगा समय और वृद्धि में लगा समय, ये वाली चीजें आप यहां पर लिखेंगे। ओके, चलते हैं आगे। देखिए एवरेज रेट क्या है सर, ठीक है। देखिए एवरेज रेट, मैं इसे थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं। अभिक्रिया का जो औसत वेग है इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो अभिक्रिया का वेग जो है dx/dt सांद्रता बटे समय, सांद्रता में मैं लिख देता हूं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मान लो। इसके अलावा उत्पाद भी लिख सकते हैं, उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और परिवर्तन में लगा जो समय है वो तो है अभिक्रिया का वेग। अभिकारक के लिए माइनस, उत्पाद के लिए प्लस, है ना। ये अभिक्रिया का वेग, ये जो परिभाषा आपकी है जैसे भी आपने लिखी हुई है वो आप बिल्कुल, हो सकता है मैं साइड में आपको यहाँ पे वो पन्ना बिल्कुल लगाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे, ठीक है, आप एक बार उसमें भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभिक्रिया का औसत वेग क्या है ये समझो। अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के औसत वेग में दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। अरे जब आ जाए एक शब्द, कौन सा शब्द आएगा सर, अभिक्रिया वेग की परिभाषा नॉर्मल आपको लिखनी है। अभिक्रिया के औसत वेग में आपको कैसे लिखना है, आपको किसी समय अंतराल की बात कर ली जाए तो अभिक्रिया का क्या हो जाता है, औसत वेग क्या हो जाता है, अभिक्रिया का औसत वेग। कैसे, समय अंतराल कैसे सर, देखो ये जरूर याद रखना है। देखिए मैं यहां पर औसत वेग के बारे में बता देता हूं। ये सांद्रता बटे समय जो मैंने लिखवाया था वो मैंने कहा याद रखना है, तो आगे काम आएगा इसलिए कहा था कि याद रखना है। और परिभाषा जो मैंने बोली थी, परिभाषा मैं फिर से बोल देता हूं अभिक्रिया वेग की परिभाषा क्या होगी। अभिकारक या उत्पाद अणु की सांद्रता में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन या एकांक समय में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। फिर से बोल देता हूं, यहां पर मैं तात्क्षणिक वेग मैं बात कर रहा था औसत वेग की, ये मैंने लिखा औसत और ये लिख दिया मैंने वेग। ये क्या है, औसत वेग का मतलब होता है समय अंतराल, कोई निश्चित समय अंतराल। तो मैंने यहां पर लिख सकता हूं जैसे अंतिम सांद्रता किसी अभिकारक की, अंतिम सांद्रता माइनस कर दूं मैं क्या, प्रारंभिक सांद्रता। समझ में आ गई बात। तो अंतिम सांद्रता माइनस क्या कर दूं बताओ, प्रारंभिक सांद्रता बटे यहां पर लिख देता हूं समय अंतराल। यानी कि इसको और कैसे लिखा जा सकता है, मान लो R2 अंतिम सांद्रता है अभिकारक की, R1 प्रारंभिक सांद्रता है बटे समय अंतराल, यानी कि समय मान लो T2 और माइनस का T1। माइनस का साइन लगाना है अभिकारक के लिए,
अभिकारक की बात कर रहा हूं तो माइनस का साइन लगाना है। इसके अलावा क्या लिखवाएंगे, इसको अपन डेल मतलब अंतर के लिए डेल सी अपॉन डेल टी, और ये प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं। ये समझने की बातें हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझाने के तरीके से इनको बता रहा हूं। ये रटने की बात नहीं है, यहाँ पे रटने के लिए अलग से पन्ना मैंने कहा आपको इसका भी लगा दिया जाएगा, ठीक है। चार्ट से मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, यहाँ पे पन्ना लगा दिया जाएगा यहाँ पे आपको समझने के लिए, आप बिल्कुल रीडिंग लगा सकते हैं। अच्छा, तो एक बार मैं फिर से औसत वेग के बारे में भी देख लेता हूं। औसत वेग के लिए लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में निश्चित समय अंतराल में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। और यही मैंने लिखा है अंतिम सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक के लिए, और ये माइनस लगाएंगे और ये समय अंतराल C2 माइनस C1, वही बात है भाई, यहाँ पे डेल लगा दिया मैंने, वही बात है, प्लस माइनस लगा देना, ठीक है। तात्कालिक वेग में आपको याद रखना है जब भी आ जाए क्षण, ठीक है, क्या आ जाए, क्षण शब्द आ जाए, क्षण शब्द का प्रयोग जहां हो वहां पर आपको याद रखना है कौन सा वेग है, तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस, अभी अभी एक क्षण में जो कार्य हुआ है। मतलब क्या आप उसी बिंदु पर खड़े थे और उसी बिंदु पर आपने कोई डिस्टेंस, गति में तो कोई परिवर्तन आपके नहीं आया, लेकिन आपने मूवमेंट जरूर किया था उस समय उसी बिंदु पर। हो सकता है वो बिंदु संपाती बिंदु हो, मतलब एक ही बिंदु पर आप वहीं से उछलकर वहीं पर आ गए, ठीक है, तो हो सकता है वो समय। तो यहां पर किसी क्षण डेल टी टेंस टू 0, ठीक है, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग की परिभाषा की बात कर रहा हूं मैं। हुआ रासायनिक वेग में जो परिवर्तन है किसी क्षण डेल टी टेंस टू 0, जिस समय आपका जो समय अंतराल है वो 0 के बराबर है, नेग्लिजिबल मानो, उस समय जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना, वही क्या है आपका, ठीक है, समझ में आ गई बात, हो गया तात्कालिक वेग। एवरेज रेट के तरीके से ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। प्रारंभिक आपके इस बार ना तो सिलेबस में है और ना ही आपको ज़्यादा बातें करनी है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखवाया है, मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। C4H9Cl ब्यूटिल क्लोराइड की विभिन्न समय पर दी गई सांद्रताओं से अभिक्रिया C4H9Cl प्लस H2O इजगल टू C4H9OH प्लस HCl के लिए विभिन्न समय अंतरालों में औसत वेग की गणना करो। ये परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा मतलब सवाल है, और ये परिभाषा जैसा ही है सवाल, कुछ समझ में नहीं आता इन सवालों से। यहां पर क्या है, आप अपनी जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी उसमें क्या है, ऐसे एक सारणी सी बना रखी है, सारणी के अंदर आपको मान दिए हैं, और मान क्या दिए हैं वो अलग अलग दिए। प्रारंभिक सांद्रता लिख दिया, इधर अंतिम सांद्रता लिख दिया, फिर प्रारंभिक समय और फिर लिख दिया अंतिम समय, ऐसे एक सारणी है। तो ऐसे डरावनी सी सारणी से डरना नहीं है, ऐसी सारणी एग्जाम में भी आ सकती है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जो आप अपन ने वहां से नोट्स में लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। वहां लिखा है 1 पॉइंट, देखो मैं इधर लगा दूंगा उसको, 1.00, फिर लिखा है 0.0905, और ये अंतिम सांद्रता हो गई। प्रारंभिक समय लिखा है 0 सेकंड और अंतिम समय लिखा है 50 सेकंड, ठीक है। मैं इसको यहां से कर देता हूं विदा, क्योंकि औसत वेग की मैं बात कर रहा था और जो पॉइंट हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो औसत वेग, देखो जो मैंने अभी मान बोले थे उन्हीं मानों पर आधारित हम सवाल कर रहे हैं। औसत वेग, ठीक है, मेरा उद्देश्य है आपको आपके नोट्स की ओर ले जाना। समझ में आ गई बात? नोट्स की ओर ले जाऊंगा तभी जाके आप वहां से नंबर लेकर आओगे। औसत वेग माइनस लगा दिया, और यहां पर दे रखा है अंतिम सांद्रता। अरे भाई अभी सूत्र लिख रहा था अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता में से क्या घटा दूं, प्रारंभिक सांद्रता। तो अंतिम सांद्रता है 0 पॉइंट के बाद में फिर से 0, 9 और 0.5, और माइनस में क्या है 0.100। ये मान आपको दे रखे हैं किताब में।
जो बुक में आपके पास जो मान दे रखे हैं वही मान मैंने यहाँ नोट करवाए हैं। और ये 50 कैसे आया, 50 माइनस 0, भाई समय अंतराल है t2 माइनस t1, तो 50 माइनस 0 50 आ गया। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बताओ क्या करना है। तो देखो आगे इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसमें से इसको घटाना है। अरे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आपके पास क्या आंसर आएंगे। तो ये हमारे पास आया है 0.009 और ये 5 अपॉन में क्या करेंगे, ये 50 हम लिख सकते हैं। और आंसर, फाइनल आंसर आपके पास है 0.00019। ठीक है, 00019 और ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किया ये आप भाग दे लेना, बस सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में विश्लेषण पर नहीं जाएंगे। देखिए ये तो हो गई औसत वेग की बात, तो यहाँ तक का आप ये सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं वेग व्यंजक की। हाँ तो साथियों, अब हम बात करते हैं वेग व्यंजक की। ठीक है, वेग व्यंजक की मैं बात कर लेता हूं। वेग व्यंजक क्या है, यहां से हम शानदार तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। वेग व्यंजक क्या है, देखिए ये आपका वेग और ये मैंने लिख दिया व्यंजक। ठीक है, वेग व्यंजक। वेग व्यंजक के लिए आप किसी भी एग्जाम्पल से इसे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा है ए, जो मैंने लिखवाया है नोट्स में वही लिखना हूं। यहां पर नोट्स में मैंने क्या लिखवाया है, बिल्कुल ABC का ही एग्जाम्पल है, तो ये मैंने A B और ये मैंने C लिखा है। स्मॉल a भी लिखा होगा, स्मॉल b भी होगा, यहाँ पे c होगा और यहाँ पर कोई मैंने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की होगी। ए बी सी कोई 3 अणु हैं, इनसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वेग व्यंजक निकाल रहे हैं, तो वेग इज प्रपोजनल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ a टू पावर a, b टू पावर b और c टू पावर हो जाएगा c। यही वेग व्यंजक है और इसको आप वेग बराबर क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर लिख सकते हैं k और a की घात आप लिख सकते हैं a, b की घात लिख सकते हैं b और c की घात क्या लिख सकते हैं आप c लिख सकते हैं। तो मैंने वेग व्यंजक, बिल्कुल वेग व्यंजक के साथ में एक और चीज ऐड करवाई है। देखो मैंने यहां पर वेग व्यंजक के साथ में लिखाया है कि वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या फिर इसको वेग नियतांक भी कह देते हैं। जब दोनों ही बातें मैंने साथ में लिखवा दी हैं तो अब आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी इनका सभी का मान एक हो जाए, अरे जब अभिकारक की समस्त अभिकारकों की सांद्रता 1 इकाई हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, वेग नियतांक कहलाता है। मैं कहना चाह रहा हूं इसकी सांद्रता 1 हो, इसकी सांद्रता 1 हो, इसकी सांद्रता 1 हो। हाँ जी, हाँ तो ये नीचे तक दिख रहा है क्या इसमें, देखो एक बार कंप्लीट। ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि देखो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। देखो ये तीनों की सांद्रता का ब्रैकेट बना दिया मैंने, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 1। अगर कोई कंडीशन ऐसी है इनका सबका मान 1 है तो क्या वेग इज इक्वल टू K आ जाएगा, बिल्कुल आएगा मेरे साथियों, वेग बराबर K आएगा। क्यों, इसका मान 1 से गुणा और 1 की घात 1 करो, चाहे 100 करो, चाहे 200 करो, वही आएगा ना। अरे मैंने कहा इसका मान 1, इसका 1, तो क्या यह समीकरण आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। ये वेग नियतांक की परिभाषा लिख के ले लेना, ये ऐसे की ऐसे आपको छाप के आनी है। अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग में क्या अंतर है? अरे मैं कह रहा हूं ये प्रश्न आना है तो आएगा ही, ध्यान रखें। सीधे सीधे छपने वाले प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं,
ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन आप चिंता मत करो, मैं यहां पे बिल्कुल पेज को लगाने वाला हूं, आपको सारी हेल्प मैं यहां कर रहा हूं, आप नो टेंशन, पूरे स्लाइड पर लगा दूंगा, पर आप तरीके से पूरा वीडियो देखते चलें, वीडियो छोड़कर ना जाएं, और जिससे कि आपको बड़ा लॉस हो, है ना। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। और ये अभिक्रिया वेग की मैं एक बार परिभाषा बोल देता हूं जब तक कि आप इसे देख रहे हैं। अच्छा, वेग व्यंजक हो गया है। अब मैं यहां देख लेता हूं क्या लिखवाया है मैंने। ये लिखवाया है मैंने ये वेग व्यंजक, ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। वेग नियतांक है ये, वेग व्यंजक नहीं है। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। मैंने लिखवाया है विशिष्ट अभिक्रिया वेग के उस समय का रासायनिक अभिक्रिया का वेग है जब समस्त अभिकारकों की सांद्रता क्या है, 1 इकाई हो। ये मैंने यहां पर लिखवाया हुआ है। और फिर अगला ही टॉपिक है वेग नियतांक की इकाई। इस टॉपिक को तो आप बिल्कुल समझेंगे ही। हाँ, तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा मैंने बोल दी है, परिभाषा आपको सारी मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अब मैं यहां पर वेग नियतांक की इकाई की बात करूंगा। यदि आपको वेग नियतांक की इकाई निकालना आता है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पाठ को पढ़ने में आपको इतना आनंद आएगा यदि आप विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई है या वेग नियतांक की इकाई है उसको निकालना सीख गए हैं। ठीक है साथियों, पूरा देखिए, जो इस समय में भी मेहनत कर रहा है ना, बिल्कुल सर्दी पड़ रही है, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल बहुत सर्दी है, लेकिन इस समय में भी जो पढ़ रहा है, अरे आपके पास सुविधा है अब तो, ठीक है, आप मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं घर पे, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखकर भी पढ़ रहे हैं सर्दी में, बिल्कुल रजाई में बैठ करके, तो भी आप मान लीजिए आप बेस्ट क्वालिटी इज नंबर 1, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर तलवार का काम करने वाला, ठीक है। ये जैन केमिस्ट्री क्लासेस की ये खासियत है। आप यहां पर जो एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, वो एकदम क्वालिटी की है। मैं यहां पर वही प्रश्न करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं। तो अब क्या मैं छपने वाला अगला प्रश्न क्या हो सकता है? अगला प्रश्न है वेग नियतांक, ठीक है, की इकाई क्या है? वेग नियतांक की इकाई समझिए, वेग नियतांक की इकाई, ठीक है। हमारी ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं कई बार वेग नियतांक की इकाई के लिए पूछता हूं, ठीक है। वो इसको इस तरीके से मुंह जबानी, जो भी बच्चे, और वो बिल्कुल देख भी रहे होंगे, मुंह जबानी इसको वेग नियतांक की इकाई को निकाल देते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है। ये चैप्टर बिल्कुल रटने का नहीं है। कैसे समझा है? अगर आपने पिछला वाला टॉपिक यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग पढ़ा है तो वेग नियतांक की इकाई भी आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैंने कहा ये ए, ये बी, आप स्वयं भी सीख जाएंगे, सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अभी मैंने बताया प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर यहां पर प्रोडक्ट लिखना है, छोटी स्पेलिंग है PRODUCT, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ठीक है। वैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा। देखो A B C और ये प्रोडक्ट हो गया। और यहां पर अभी आपने पढ़ा कि वेग बराबर होता है, वेग बराबर क्या होता है, या फिर आपने ये पढ़ा था वेग इज अ प्रपोजनल टू, पढ़ा था A टू पावर A B टू पावर B। सर ये क्या है? A टू पावर A B टू पावर B C टू पावर C, क्या है ये? अरे ये है कि अभिकारक अणु की जो सांद्रता है ना, उसकी जो घात है, ठीक है ना, ये अभिक्रिया के वेग के क्या है? सभी समानुपाती हैं। मतलब अभिकारक अणु की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया वेग के क्या होता है? समानुपाती होता है। ऐसा कुछ है,
ठीक है। अब मैं वेग नियतांक की इकाई निकालने की सोच रहा था, तो मैं लिखूंगा वेग, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए, एक बार मैं यहां के लिख देता हूं, के, ए आ गया, बी आ गया, और क्या आ गया, सी भी आ गया। मैं यहां पर थोड़ी सी जल्दी नहीं करूंगा, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिख दिया है, देखिए वेग इज इक्वल टू के, ओके, और यहां पर हो गया। अब मैं यहां पर इसको कहते क्या है, तो ये सांद्रता है, और सांद्रता पर घात किसकी है, ए है घात, ये भी सांद्रता है, और इस पर भी घात क्या है, इस पर भी घात बी है, और आगे भी क्या है, सांद्रता है, और सांद्रता पर घात क्या है, तो यहां पर सी है। तो वेग बराबर में ये चल रहा है, ठीक है, कोई समस्या यहां तक आपको नहीं आ रही है, ठीक है। इसके अलावा फिर एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूं, वेग बराबर, देखो क्या ये बात सच है कि चूंकि ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है, ये चूंकि कुछ अलग टाइप का मैंने बना दिया है, ये तो आपकी कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बन गई। देखो मैं यहां लिख रहा हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर एन, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये एन क्या है, एन है इन अभिकारक अणुओं के जो मोल हैं, हो सकता है ये 5 हो सकता है ये 10 हो सकता है ये 15 हो। समझ में आ रही है बात? तो ये a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया n, ये वेग बराबर हो गया क्या, वेग बराबर हो गया। अब यहां पर जो सांद्रता है, सांद्रता देखो मैं एक बात बता दूं आपको, सांद्रता a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आधार समान हो तो घातें क्या जुड़ जाती हैं, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा सांद्रता, और सांद्रता की घात क्या हो जाएगा, n। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, तो बस इतना ही मुझे लगता है कैमरे में दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ओके। तो फिर मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। देखिए ये समीकरण नंबर 1, और अब हम आगे चल रहे हैं समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से मैं आगे चल रहा हूं। हाँ तो साथियों देखिए, अभिक्रिया का वेग ये हो गया है, मैं थोड़ा सा यहां पे लाइन बना रहा हूं, और अब देखेंगे मैं यहां से प्रारंभ करता हूं। देखिए वेग बराबर, ओके, ये समीकरण 1 हो गया। और आपको मैंने जब ये वीडियो शुरू किया था, उस समय मैंने आपसे कहा अभिक्रिया का जो वेग है उसकी जो परिभाषा आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने कहा आपको एक बात याद रखनी है, वो बात है कि सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय क्या है, यही है अभिक्रिया का वेग। ये अभिक्रिया वेग की परिभाषा से मैं लेकर आया हूं, तो मैंने लिखा सांद्रता बटे समय, मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये समीकरण नंबर हो गया आपका कौन सा, 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों में वेग लिखा है, वेग को अपन dx/dt भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में जो वेग के बराबर में लिखा है, समीकरण 1 में जो वेग अभिक्रिया के वेग के बराबर में लिखा है, समीकरण 2 में ये सुनिए एक मिनट, ये k को आप ऊपर से नोट नहीं करते आ रहे हैं, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों को बराबर रखेंगे, वेग इधर भी है वेग इधर भी है, मैंने लिखा k सांद्रता की घात n बराबर सांद्रता, ठीक है, इसको ऐसे मैं लिख देता हूं, बटे में क्या है, समय, ठीक है। तो क्या आप k के बराबर में ऐसे नहीं लिख सकते, सांद्रता, देखो ये सांद्रता तो ऐसे कैसे रहेगा, बटे में सांद्रता की घात क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं n, लिख सकते हैं, ठीक है। और इनटू में क्या चल रहा है, देखो ये समय चल रहा है ना नीचे, तो 1 में क्या लिख सकते हैं, समय लिख सकते हैं। k बराबर क्या आपके पास सांद्रता, अब सुनो मेरी बात,
ये सांद्रता ऊपर जाएगा, सांद्रता पर पहले क्या लिख रहा था 1, ये सांद्रता ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये सांद्रता ऊपर जाएगा तो माइनस का n क्यों होगा, अरे भाई ये 1 था और ये भी ऊपर जाएगा, ये माइनस का n होगा। और सांद्रता गुणा सांद्रता, ये सॉरी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो अपन लिखेंगे 1 माइनस n, ठीक है। और इनटू में अपन क्या करेंगे, समय का भी हो जाएगा इनवर्स, समय का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं सांद्रता की घात होती है, सांद्रता की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर और की घात 1 माइनस n, और समय की यूनिट होती है सेकंड, सेकंड का इनवर्स, और ये आपका आ गया k। और इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेग नियतांक की इकाई, ठीक है। वेग नियतांक की इकाई ए बी सी प्रोडक्ट, वेग इज प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर ए बी टू पावर बी सी टू पावर सी, ए टू पावर ए बी टू पावर बी सी टू पावर सी, प्रोपोर्शनल हटाया इक्वल लगाया के लगा देंगे, वेग बराबर के, और सांद्रता की घात ए, सांद्रता की घात बी, सांद्रता की घात सी, वेग बराबर के, सांद्रता की घात, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, के सांद्रता की घात a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ये n होते हैं, मतलब ये क्या है मोल है, और ये n है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, और ये आपने दोनों समीकरणों को रखा बराबर में, के गुणा सांद्रता, सांद्रता को भेजा नीचे, सांद्रता को नीचे भेजा, सांद्रता बटे सांद्रता, सांद्रता की घात 1 और ये घात n, समय बटे में है 1 बटे समय, और सांद्रता 1 माइनस n। इस तरीके से आप सांद्रता का जो यूनिट है मोल पर लीटर लिख करके, और 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये वेग नियतांक की इकाई का सूत्र है। अब निकालते हैं शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के लिए अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई क्या होगी। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई का सूत्र क्या होगा, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, ठीक है। हाँ, तो वेग नियतांक की इकाई में मैं देखिए, अब हम लोग वेग नियतांक की इकाई से शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद में हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, और उसके बाद में हम द्वितीय कोटि, ठीक है। हाँ तो मित्रों, अभी जो आपके पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को मैं यहाँ छोटे से उसमें लिख लेता हूँ, के बराबर था मोल पर लीटर और 1 माइनस n, एंड ये सेकंड इनवर्स, ठीक है साथियों। तो ये जो मैंने ये k इज इक्वल टू मोल और ये पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, और क्या लिखता हूं, वेग नियतांक की इकाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि जब लिखा जाए, मैंने शून्य कोटि नहीं लिखा, शून्य को भी पढ़ा देता हूं, अभी रुकिए आप थोड़ा सा, शून्य कोटि भी लिखना था। अगर प्रथम कोटि लिख रहा हूं तो n बराबर 1 होगा, तो k1 बराबर हो जाएगा मोल, और यहां पर हो जाएगा लीटर, और यहां लिख देंगे 1n का मान क्या है 1, तो 1 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या होता है, 5 होते हैं क्या? नहीं, तो 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है सर। और किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए, 1 माइनस 1 0,
किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए तो उसे हम एक मान लेते हैं। चाहे देखो 100 की घात में 0 लिखा हो, 5 की घात में 0 लिखा हो, चाहे s की घात में 0 लिखा हो, चाहे 9 की घात में 0 लिखा हो, सबका मान क्या है? सबका मान 1 है। जब सबका मान 1 है तो इसका मान भी क्या है? 1। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 गुणा सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी? तो सेकंड इनवर्स। अब आपसे ये प्रश्न अगर आपके ABCD वाले आते हैं, बिल्कुल 4 प्रश्न आपके ABCD के जो ब्लूप्रिंट में दिए हैं, ब्लूप्रिंट में जो दिए हैं, हम कोशिश करेंगे ब्लूप्रिंट को भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसको भी सॉल्व कराने की। यहां पर अगर मान लीजिए ये K1 बराबर सेकंड इनवर्स लिख रहा है, ऐसा प्रश्न आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, तो क्या होगा? तो आपको सेकंड इनवर्स वहां पर आंसर लिखना है। कैसे आया सर? n बराबर 1 हो गया है मोल पर लीटर। n का मान, यहां n का मान मैंने 1 रख दिया है और ऐसे आ गया है। ठीक है, तो चेंजिंग क्या करनी है अब देखिए, मैं यहां पर थोड़ा सा मैं चेंजिंग करता हूं। प्रथम कोटि अभिक्रिया की जगह मैं यहां क्या कर देता हूं? 0। क्या कर देता हूं यहां पे? 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 0। चलिए, और फिर आप यहां पर, मैं इसको हटा देता हूं यहां से एक बार, वरना आप कहोगे सर पता नहीं यहां भी। और ठीक है, 0 कोटि के लिए चलिए देखिए, मैंने कहा कि 0 बराबर हो जाता है मोल और हो जाएगा लीटर, और 1 माइनस हो जाएगा 0। देखो n का मान 0 है और सेकंड इनवर्स। देखिए मोल की घात तो 1 है, मोल की घात 1 डायरेक्ट या मोल भी लिख सकते हैं, और लीटर ऊपर जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा, लीटर 1 इनवर्स में हो जाएगा तो लीटर इनवर्स, और ये हो गया सेकंड, और सेकंड ऐसे की ऐसे। ये किसकी इकाई है? ये 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। और सर एक और बता दो, द्वितीय कोटि देखिए, द्वितीय कोटि के लिए सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, सीधे आधे नंबर में या 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई सेकंड इनवर्स, 0 कोटि के लिए मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब मैं द्वितीय कोटि की बात कर लेता हूं। ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में देखो मैंने लिखा K2 बराबर हो जाएगा वही मोल बटे में लिखेंगे लीटर, और क्या आएगा? 1 माइनस 2 और सेकंड इनवर्स। K2 बराबर हो जाएगा, देखिए मोल, और लीटर को लिखेंगे इसके बगल में, और चल रही है घात क्या? 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 को -1 लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स। K2 बराबर हो जाएगा मोल, और मोल का क्या हो जाएगा? इनवर्स, और लीटर का क्या हो जाएगा? अरे मोल -1 हो जाएगा ना, और लीटर देखो मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, पहले इनवर्स में है, ये ऊपर चला गया था, मैंने नहीं लिखा, इनवर्स में है, और घात भी इनवर्स में, इनवर्स कट जाएगा तो लीटर की घात 1 हो जाएगा, और लास्ट में आएगा सेकंड इनवर्स। ये किसकी इकाई है? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई है। ये इस तरीके से ये प्रश्न आपके आते हैं। तो हम चलते हैं अब आगे आपके अगले पेज पर। ठीक है, तब तक पहले आप इसे नोट कीजिए, और अब मैं इसे यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ओके, अब सुनिए, हाँ जी, मैं यहां पर बात कर लेता हूं अभिक्रिया की कोटि और अब लेकर आ गया हूं मैं अगला छपने वाला सवाल, और ये भी मैं आपको यहां पर पेज लगा देता हूं। ठीक है, और यहां पर आप, मैंने इसको ठीक से ये यहां से रिमूव नहीं किया है। अब देखिए, हाँ तो साथियों, अब छपने वाला कौन सा सवाल है? छपने वाला सवाल है अभिक्रिया की कोटि। पुराने पेपर अगर आपके पास हैं तो देखो,
अभिक्रिया की कोटि आई है या नहीं आई? और मैं तो कहता हूं 5 बार उसको बोल दीजिए अभिक्रिया की कोटि। यहां पर लिख रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, ठीक है, अभिकारक अणुओं की जो संख्या है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मैं कैसे समझाऊं इसको ऐसे समझाता हूं। देखिए, ज्ञान बांटने की यहाँ आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर छपने वाली चीज बतानी है, इसीलिए मैं ज़्यादा भी नहीं समझाता हूं। लेकिन फिर भी आप कहोगे पता नहीं सर तो डायरेक्ट ही रटा रहे हैं। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, कोई एक अभिक्रिया है और कोई ए अभिकारक है और कोई बी अभिकारक है और ये मिलकर बना रहे हैं सी का कोई लेना देना इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें लेना देना ये है कि ए और बी की सांद्रता में जो कमी या बदलाव आ रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, क्या उससे अभिक्रिया की रेट प्रभावित होती है? अगर मान लो बी की सांद्रता में परिवर्तन से तो अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा है, परंतु ए की सांद्रता से अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ये इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आता है वही अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। जैसे हम मान लेते हैं वेग बराबर हम लिखेंगे केवल वेग इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, यहां 2b लिख रहा है तो 2 लिख देंगे, यहां पर 3b लिख रहा है तो 3 लिख देंगे। यदि हो सकता है कि यहां पर ऐसे लिखा होता a प्लस बी प्लस बी प्लस बी और फिर मैंने लिख दिया यहां c। आप कहोगे सर 3b क्यों नहीं लिखा? सुनना मेरी बात। हो सकता है इस a की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, b की सांद्रता से भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, इस b की सांद्रता से भी नहीं पड़ रहा, लेकिन ये बी की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने या वेग निर्धारक पद को प्रभावित करने वाला जो मान आएगा, जैसे वेग इज अ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B2 1, ठीक है, उसे कोटि कहेंगे। तो सर सीधी भाषा में समझाओ, ये तो और कुछ हमें आपने डिफिकल्ट बता दिया, तो सीधी भाषा में अब मैं समझा देता हूं। देखो कैसे सीधी भाषा में, ये कि यहां पर मैं कोई भी एक मान, अभी जो मान है उसको भी करवा दूंगा वहां पर। देखो कोई एक मान ले लिया 2a प्लस बी, ठीक है, इस गल टू बन गया कोई प्रोडक्ट बन गया और मैंने लिखा वेग, जो वेग व्यंजक। अरे दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी सवाल, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली इस समीकरण से अभिक्रिया के वेग की कोटि बता दे। समझ में आ गई बात? अभिक्रिया के वेग की कोटि बताने के लिए आपको यहां पर सवाल में वेग व्यंजक दिया जाएगा। कुछ बच्चों को नहीं पता है वेग व्यंजक क्या है, तो मैं बता देता हूं वेग व्यंजक क्या है। अभिक्रिया के अलावा वेग बराबर के और ऐसे कुछ मान लिखे हैं, मान लीजिए लिखा है b⁻1, बस, तो इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी ये, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा, सर ये नहीं लिखा था, कुछ और लिखा था, तो उसको भी बता देता हूं। अगर लिखा है कि a⁻1/2 और b⁻ भी 1/2, अब बताओ सर, ऐसा सवाल तो मैंने देखा था, ठीक है, ऐसा सवाल तो देखा था सर, ये तो बड़ा टफ सवाल लगा मुझे, पता ही नहीं आंसर क्या। अरे आंसर बहुत सीधा है इसका, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आता है 1, यानी कि इसको और इसको जोड़ना है। अरे इतना सीधा, लेकिन सीधा होने के लिए जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर देखिए, जो सो रहे हैं सोने दो, सारे नौकरी थोड़ी लगेंगे, सारे नौकरी नहीं लगेंगे, सारे नौकरी लग जाएंगे तो आधा चंद्रमा कैसे बनेगा? समझ में आ रही है? कुछ बच्चे समझ गए हैं। देखो यहाँ पे आगे देखिए, 1/2
चलो मैं लिख देता हूं वेग, वेग के, और यहां पर मैंने लिख दिया ए, और इसी अभिक्रिया के लिए लिख रहा हूं। चलो मैं दूसरी अभिक्रिया के लिए लिखता हूं। दूसरा उदाहरण, सर दूसरा उदाहरण दो, बिल्कुल दूसरा उदाहरण देंगे साथियों। हाँ देखिए, मैं यहां पर a प्लस बी प्लस सी, और मैंने यहां पर लिख दिया ये 2, और यहां पर कर दिया प्रोडक्ट। ठीक है, वो जो आपको करवाए हैं वो भी अलग से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको समझने पर ध्यान देना है, वो मैं अलग से लगा दूंगा। इधर देखो आप पहले, वेग इज इक्वल टू लिखा है के, ये वेग व्यंजक है ए के, ए की घात 1, बी की घात मान लो लिखा है 1/2, और सी की घात भी लिखा है 1/2, ऐसे लिखा है मान लो। ये एग्जाम्पल है, तो अपन लिख देंगे। देखो क्या आएगा, कोटि क्या आएगा बताओ, कोटि एन, एन भी बोलते हैं कोटि को। कोटि क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा 2, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2। इस तरीके से आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कोटि का प्रश्न आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, 10 बार बोलूं आ सकता है, तो ध्यान रखें आ सकता है। अब बताओ, अब रही समस्या, कोई समस्या नहीं रही, समस्या रहनी भी नहीं है, मेरे साथ चलो तुम, है ना। ओके हाँ, तो हमारे सभी जो अर्जुन हैं वो सभी तैयार हो गए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके जो नोट्स हैं उनमें से बता देता हूं। सर क्या प्रश्न में परिभाषा आएगी, या फिर जो आपके मतलब कि पेपर में परिभाषा आएगी, या फिर ऐसा कोई सवाल बन के आएगा? अरे मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, ठीक है, दोनों याद कर के ले जा, क्या पता तेरा कौन सा क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए मैंने कहा कि अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आनी है, मतलब आनी है, लेकिन कोटि की परिभाषा नहीं आए तो इसमें कौन सा जोड़ पड़ रहा है, जोड़ बाकी ही तो है। ठीक है, 1 + 1 1 + 1 2 होते हैं, 1/2 + 1/2 बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1/2 + 1 बराबर 3/2 होता है। 1/2 + 2 करते हैं 5/2, 5/2 आएगा क्या, देख लेना आप। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर लेता हूं अभिक्रिया की कोटि में मैंने क्या लिखवाया। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है, देखो मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, 2a + b, और ये प्रोडक्ट वेग, और यहाँ पर कोटि 1 दे रखी है। ठीक है, ओके, ABC, यहाँ पर भी कोटि 2 निकाल दी। अब कोटि निकालना आप सीख गए हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अणुसंख्यता की। अणुसंख्यता क्या है? अरे नाम से पता चल रहा है अणुओं की संख्या ही क्या है, अणुसंख्यता है। समझ में आ गई बात? ओके, यानी कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता किसे कहते हैं, यह प्रश्न मिलेगा अथवा में प्रश्न मिलेगा। पहले वेग और वेगनीयता की परिभाषा, इस बार आप लिख सकते हैं कोटि और अणुसंख्यता में क्या अंतर है। दोनों परिभाषा रट के ले जाना, 10 बार बोलूं क्या, रट के ले जाना। अभिक्रिया की कोटि रटना मना है तो समझ के जाना, ठीक है, ओके। अणुसंख्यता क्या है सर? अणुसंख्यता तो बता दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या है वही क्या है, अणुसंख्यता है। ये परिभाषा होती है, ठीक है। यहां पर डिटेल से देखेंगे कि मान लो कहीं लिखा हो 2a + b, या a इज कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। सुनना मेरी बात, यहां लिखा है a + b इज कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, यहां लिखा है सॉरी यहां तो लिख दिया मैंने, इज प्रोडक्ट, ओके। लिखा है 3a इज कन्वर्ट टू, तो भाई यहां पर अभिकारक अणु 1 है तो अणुसंख्यता 1, यहां अभिकारक अणु 2 है तो 2, यहां पर 2 और 1 3 है तो 3, यहां पर 3 है तो 3,
अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या, यही क्या है, अणु संख्यता है। कोई ज्ञान इसमें नहीं बांटना आपको है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आ गया है आपका फेवरेट सवाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये मेरा माइक ये उलझ गया, ठीक है, ओके। देखिए, ओके, देखिए यहां हम बात कर रहे थे किसकी, हम कर रहे थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। इसको ढंग से सजा सजा के याद करना रे। ये 2 नंबर की आएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और ये जिस बच्चे को नहीं आती है वो ये भी ध्यान रखे, तेरे 2 नंबर तो गए, और हो सकता है न्यूमेरिकल अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया से ही आता है तो वहां से भी तू कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, आप मतलब मैं कहना चाहता हूं उन जो देवलोक से आए हुए देवों से, ठीक है, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को ढंग से समझ लेना, वरना वहां से जो लास्ट में इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को रटते ही आप रहना, ठीक है, ओके। मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया दिख रहा है उसमें, उसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। देखो एक बार मैं इसको रिमूव करके प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख देता हूं। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया, ठीक है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग है ना, अभिकारक का वेग जो अभिकारक अणु की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मतलब प्रथम घात आएगा तो वेग इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, जो भी रिएक्टेंट आएगा, है ना, और उसकी घात 1 होनी चाहिए। मतलब R, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है, शायद मैंने लिया है A लिया है, ठीक है। आप लिखेंगे A, और A मैंने A, अगर A नहीं तो R लिया होगा, बस सिंपल है K1, और मैंने बना दिया ये प्रोडक्ट बना दिया है। सुनिए, यहाँ पर अभिकारक अणु की सांद्रता किसी जमाने में 1 थी, ये हो गई 0, ठीक है। मान लीजिए उस समय 1 थी, परिवर्तन हुआ x, इधर हो गया x। यहाँ पे आप याद रखें ये t बराबर 0 समय की बात है, जब अभिकारक अणु की जो सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं था, उत्पाद बना भी नहीं था। ये t समय बाद या t समय पश्चात परिवर्तन है, t समय पश्चात की बात कर रहा हूं। यहां पे देखिए dx अपॉन dt साथियों इज इक्वल टू, यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं बताओ तो जरा, इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं? कंसंट्रेशन ऑफ, जो भी आपने ये a लिखा है उसकी मैं लिख देता हूं 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स। और इस 1 माइनस एक्स को देखो 1 की जगह आप a भी लिख सकते हैं, और a माइनस एक्स से ही हम करेंगे इसको। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे a में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे a में से कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया a माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने a माइनस एक्स बिकॉज मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसलिए a माइनस कर दिया मैंने x, ओके। dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा? इज इक्वल टू आएगा के, ये 1 इसलिए लिखा है प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, डेफिनेशन में है ये, और मैं यहाँ पर लिखूंगा a माइनस एक्स, ठीक है साथियों। मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जिससे कि मैं बाद में इसे यूज में ले सकूँ। देखिए तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, और ये जो समीकरण है आप समझ सकते हैं, ये वाला समीकरण जो है ये वाला समीकरण अवकलित वेग समीकरण है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसका करेंगे हम इंटीग्रल, और मैं यहाँ पर इधर इस पोर्शन में इंटीग्रल करना इसका स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ इंटीग्रल इसका, ठीक है। तो मतलब कि समाकलन करता हूँ, इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन जब करेंगे ऐसा चिन्ह बनाएंगे, ऐसा बनाना है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं अपन dx,
और इस a माइनस एक्स को भेज देते हैं नीचे, a माइनस एक्स, ठीक है, बराबर में चल रहा है ये dt, तो k के साथ में फिर इंटीग्रल का इधर भी चिन्ह बनाएंगे और लिख देंगे यहाँ dt, ठीक है। दोनों का करेंगे समाकलन, समाकलन करेंगे 1/x और यहाँ पर ये ln और ये x रखेंगे, x की जगह a माइनस एक्स, माइनस का x है इसलिए यहाँ माइनस, बराबर हो जाएगा k1 और dt का क्या होता है t, प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे। ये समाकलन हो गया, ज्ञान नहीं बांटना है, 1/x का log x होता है, ये ध्यान रखें बस। ओके, अब मुझे बताओ अब यहाँ पर क्या करना है। ये थोड़ा स्पेस मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी थोड़ा कम लग रहा होगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ से हटा करके, है ना, फिर यहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिए, तो ये इतना आप देख लीजिए और मैं यहाँ फिर आगे चलता हूँ। देखिए तो मैं इतना आप देख लीजिए कि मैंने क्या किया है यहाँ, dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू ये a माइनस एक्स की घात 1 हो जाएगा और ये समीकरण जो है अवकलित वेग समीकरण है। कौन सा है ये? अवकलित वेग समीकरण, अवकलित, ओके, अवकलित वेग समीकरण। क्या पूछा जा सकता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण? तो ये लिखना है और बाकी का मैं आगे लिख रहा हूं। देखिए यहां पर देखो कुछ जगह मिल जाएगी तो मैं इसको थोड़ा सा और यहां से हटा देता हूं। देखिए अब आप शानदार और जानदार तरीके से आगे सवाल को करते हैं। देखिए मैं यहां पर इसको समीकरण नंबर दे देता हूं 2। इसमें मैंने मान लीजिए t बराबर 0 समय पर एक लाइन लिख रहा हूं, t बराबर 0 समय पर और x बराबर क्या हो जाएगा 0। t बराबर 0 समय पर x बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, t बराबर 0 पर x बराबर 0, इसका मान 0 रखोगे तो ये पूरा 0 होगा कि नहीं होगा? अरे k1 भी तो 0 हो जाएगा और ये x बराबर 0 तो यहां पर ये पूरा 0 तो माइनस ln a बचेगा। तो बताइए क्या बचेगा? c बराबर बचेगा माइनस का ln और a, ये 0 तो माइनस ln a, ये बच रहा है या नहीं बच रहा? इसको समीकरण नंबर दे दो 3। हाँ तो समीकरण नंबर 3 का मान किसमें रखना है? किसमें? समीकरण नंबर 2 में। देखिए समीकरण नंबर 2 c बराबर माइनस ln a, ये वहां रखना है, माइनस का ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t और c का मान माइनस का ln a, इस तरीके से रखेंगे। ये माइनस का ln a को भेजेंगे इधर, इज इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी, माइनस का ln a माइनस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू k1 क्या है? t है। याद रखेंगे, देखो माइनस का ln a माइनस ln a माइनस एक्स log m माइनस log n क्या हो जाता है? log m बटे log n बराबर में चल रहा है k1 और ये t, ठीक है। ओके, k1 t चल रहा है। मैं इसमें यहां पर ln को चेंज कर देता हूं 2.303 log किसमें? log और a माइनस एक्स में इज इक्वल टू k1 t और साथियों k1 बराबर हो जाएगा 2.303 और ये हो गया क्या? 2.303 और ये हो गया क्या? बताइए, ये हो गया इसमें log a माइनस एक्स और अपॉन में क्या चल रहा है? t चल रहा है। ये k1 का मान आ गया और k1 का मान बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया था। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा था क्या? dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू लिखा था a माइनस एक्स की घात में मैंने क्या लिखा? 1 और फिर मैंने लिखा dx/dt इज इक्वल टू k1 लिखा था और a माइनस एक्स को मैंने भेज दिया है कहां पर? नीचे भेज दिया है, ठीक है, मैंने इधर नीचे और dt को भेज दिया है मैंने ऊपर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर मैंने आगे क्या किया? फिर इसके बाद में मैंने यहां पर इंटीग्रल किया है, इंटीग्रल किस तरीके से किया है आपको पता है, जो नीचे था 1/a माइनस एक्स, ठीक है, ये इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, 1/a माइनस एक्स और ये dx, इसका इंटीग्रल ln x कर दिया था, बिल्कुल।
और यहां इधर इसी प्रकार dt का क्या होता है t, और ये कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए t बराबर 0 समय पर x बराबर 0 माना, तो c का मान मेरे पास ये निकल कर आया। समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 2 में ये मान रखा, समीकरण नंबर 3 इसको कहते हैं, 2 इसको कहते हैं, और साथियों याद रखेंगे समीकरण नंबर 3 2, ठीक है ना। इसके अलावा आप याद रखें कि समीकरण नंबर 3 से अगर अपन मान रखें तो c का मान माइनस ln a यहां पर रख दिया जाएगा, माइनस ln a इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ln a माइनस x, ये ln a माइनस x ये माइनस का था, ये ऐसे कैसे उतार दिया मैंने। अब देखिए यहां पर ये m ये n log m माइनस log n log m बटे n log m बटे n बराबर ये k1t, और k1 के बराबर में मान रखना था, t को भेजेंगे इधर। इससे पहले ln को लिखेंगे 2.303 log, ठीक है ना। यहां छोटे से रूप में आप 10 लिख सकते हैं चाहे तो, इच्छा हो तो, ठीक है ना। ओके, और यहां पर log 10 a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t, k1 बराबर 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, और ये हो गया है t, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं आप, इसी को कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। ये हो जाएगा। अर्धायुकाल भी निकालते हैं। तो अर्धायुकाल से भी कोई प्रश्न आ सकता है। ये जो भी मैंने सूत्र लिखवाया था, ये सूत्र आपके आएगा किसी ना किसी सवाल में, वो भी मैं आपको भी करवा ही देता हूं। अब देखिए आप यहां पर अर्धायुकाल की बात कर लेते हैं। अर्धायुकाल क्या है, देखिए अर्धायुकाल, अर्धायुकाल का मीनिंग क्या है यहां समझेंगे। देखिए मैंने यहां लिखा साथियों अर्ध आयु काल, ठीक है। जैसे तुम्हारी उम्र 100 साल है, कितने खुश हो गए, तुम्हारी नहीं है 100 साल, गलतफहमी में, मतलब कि मान लीजिए कि तुम्हारी उम्र, अब उम्र तुम्हारी उम्र बताऊंगा मैं 50 साल तो फिर तुम नाराज हो जाओगे। देखो मैं ये कहता हूं किसी भी चीज की उम्र 100 साल है, ठीक है, और 100 साल की आधी आयु कितनी हो जाएगी बताओ तो, 100 का आधा 50, तो वही है अर्ध आयु काल। वह समय जब अभिकारक अणु की जो आधी सांद्रता है वो उत्पाद में कन्वर्ट हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि A इज कन्वर्ट टू A/2, समझ में आ गया, T इज कन्वर्ट टू T/2, उसको कहते हैं अर्ध आयु। और अर्ध आयु निकालने के लिए कहते हैं T1/2 कैसे निकाला जा सकता है, तो इसे मान रखेंगे 2.303, अभी जो आपने मान निकाला था उसी में, जो अभी पिछले उसमें मान निकाला था उसी में t का मान T1/2 रखेंगे, log रखेंगे a, और a जो है वो आपका यहां पर बदल गया है, मतलब आधा, मतलब x परिवर्तन आधा पूरा हो चुका है a/2, तो अपन कह सकते हैं 2.303 अपॉन में k1, और यहां हो जाएगा a अपॉन a/2, a से a खत्म, a से a/2 घटाएंगे तो ये तो आएगा, तो 2.303 अपॉन k1, और इधर आ रहा है log, और ये आ जाएगा log 2, ठीक है। क्या आ जाएगा log 2, और यहां पर ये चल रहा था T1/2, T1/2, ये जो मान है इसको सॉल्व करने पर देखो, मैं इधर इसको सॉल्व कर देता हूं, T1/2 इज इक्वल टू 2.303, और log 2, ये log है भाई, t समझ ले कहीं आप, ये log है, log 2 की वैल्यू होती है इनटू में 0.3010, और अपॉन में चल रहा है k1, तो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k1। रट लेना, समझ लेना, T1/2 अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान कितना होता है, रट लेना, T1/2 बराबर 0.693 अपॉन k1 होता है। समझ में आ गई बात, ओके। क्यों आया, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3010 है, ये log 2 है, इसको गुणा किया है, और इस तरीके से ये मान आपके पास आ गया है, ठीक है। हाँ जी
हाँ तो साथियों अब बात कर लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि क्या है भाई? अरे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु की जो सांद्रता होती है उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है या शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बात आप समझेंगे। ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, और इसको भी फटाफट से हम कर रहे हैं। देखो dx अपॉन dt है ना, इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, मैंने वहां पर r और p में लिखवाया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहां लिख दिया r की घात 0 dx अपॉन dt, r की घात मान लीजिए कांस्टेंट के, ये r की घात हो जाएगी 1। ठीक है, तो dx अपॉन dt बराबर मान लीजिए k, और मैं इसको आगे हल कर देता हूं। देखिए तो dx अपॉन dt ये तो हो गया कौन सा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण ये आपके पास आ चुका है। और अब साथियों मैंने dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब मैंने लिख दिया है dx अपॉन dt इज इक्वल टू, मैंने लिखा है क्या, देखिए मैं यहां इंटीग्रल कर रहा हूं। सुनिए मैं यहां पर इसे यहां पर डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, इंटीग्रल ऑफ dx एंड यहां पर इज इक्वल इंटीग्रल यहां k1, ये शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए 0 लिख सकते हैं, 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यहां k0 और इंटीग्रल ऑफ ये हो गया dt, और dx यहां पर dx का होता है x और यहां पर dt का हो जाता है t, तो k0t और प्लस में यहां लिखेंगे c। मान लीजिए t बराबर 0 समय पर, पहले वाली बात है, पहले वही t बराबर 0 समय पर क्या करेंगे बताओ? अरे कौन सा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0। और यहां पर आप और क्या लिख सकते हैं, तो देखो t बराबर 0, x बराबर 0, तो c बराबर भी 0। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 3। पहले की तरह हम लिखेंगे x बराबर k0 और ये हो गया t, तो x की जगह में क्या ऐसे लिख सकता हूं, k0 बराबर x अपॉन t। यही है, अरे यही है क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। और इस तरीके से समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया का निकाला जा सकता है। फिर से मैं बता देता हूं इस बार, देखिए यहां पर शून्य कोटि अभिक्रिया dx अपॉन dt, देखिए ये जो अभिक्रिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया है dx अपॉन dt। ठीक है ना, dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 0, शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है। 0 रखेंगे मान 1 आएगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल लगाएंगे k0 आ जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k0। यही क्या है, अवकलित वेग समीकरण है। समाकलन करेंगे dx, dt को भेजेंगे इधर, k0 dt को इधर भेजेंगे, k0 dt इंटीग्रल के अंदर, dx का समाकलन x होता है और dt का होता है t, और k0 मल्टीप्लाई में चल रहा है, प्लस आप c लिखेंगे कांस्टेंट और c का मान निकालेंगे। t बराबर 0 समय पर x बराबर क्या था, 0 था, तो c बराबर भी 0 कैसे हुआ, t बराबर 0 है तो ये 0 हो गया, और x बराबर 0 है तो ये 0 हो गया, और यहां पर मान जब 0 0 हो गए हैं तो c बराबर क्या आ गया, टोटल 0 आ गया। ठीक है, x बराबर इस तरीके से आप यहां पर डायरेक्ट k0 बराबर x अपॉन टी आप यहां पर निकाल सकते हैं। शून्य कोटि की क्या है ये, शून्य कोटि की क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया ये है। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। तो देखिए अर्ध आयु काल जैसे आपने पहले पढ़ा था उसका वही है, कोई अंतर नहीं है। तो मैं यहां पर बात कर लेती, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण निकालो। देखिए यहां पर बात कर लेते हैं अर्ध आयु काल वही है t1/2 बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो वहां पर था x अपॉन टी, x अपॉन टी, तो x की वैल्यू a/2 है, x की वैल्यू a/2 है, a/2 अपॉन k1, तो k t1/2
बराबर, देखो कैसे हुआ, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, k0, k1 नहीं k0 बराबर अभी पढ़ा था अपन ने, k0 बराबर x/t है। तो k0 बराबर जब x/t है तो t 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो t का मान t 1/2, x का मान a/2, k0 को भेजेंगे नीचे, t का मान t 1/2 इधर लिख दिया, t 1/2 बराबर आ जाएगा देखो a/2k0। यही है अर्धायु काल किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, ओके साथियों, अब हम एक सवाल बस आपके लिए कर लेते हैं। आप बहुत टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे और मैं अब ये सवाल करवा देता हूं। देखिए, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के T99.9% पूर्ण होने में लगा समय T90% का क्या है, 3 गुना है। ये कह रहा है T99.9% इज इक्वल टू है 3 इंटू टी 90%। ऐसा सवाल है, सवाल की भाषा अगर समझ में आए तो आप ये बना लेंगे। ओके, देखिए तो आप ऐसा बना लेंगे। इसके बाद में टी, मैं पहले एक सूत्र लिख देता हूं जो आपने अभी प्रथम कोटि अभिक्रिया में पढ़ा था, K1 बराबर, ये सवाल है भाई, सीधा छपेगा, यही छपेगा, बिल्कुल छपेगा 100%। न्यूमेरिकल के लिए अलग से एक वीडियो इसका बनाना पड़ेगा, आरएनएस समीकरण न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, परंतु कुछ न्यूमेरिकल मैंने इसमें आपको यहां पर सेट भी करवाए हैं, इनसे भी आपका मामला सेट होने वाला है। लेकिन आपको और अधिक मेहनत तब करनी है जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम न्यूमेरिकल है और इसके बाद आपकी डिमांड अगर होगी तो मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल इसके और करवाऊंगा। और मैं यहां पर K1, देखिए मैंने लिखा K1 और फॉर्मूला लिख देता हूं 2.303 अपॉन टी, और क्या होता था बताइए, log a अपॉन a माइनस एक्स। ये कहां पढ़ा था, ये सूत्र कहीं पढ़ा था क्या, अरे बिल्कुल पढ़ा था मेरे साथियों, हमने पढ़ा है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, यही है। अरे प्रश्न छपेगा, ठीक है, क्या छपेगा, ठीक है। K1 बराबर, देखिए K1 बराबर 2.303 और T की वैल्यू अभी बताई थी T99.9%, ठीक है ना। इसको कर रहा हूं मैं हल, फिर इसको करेंगे इधर log। अब देखिए जब परसेंटेज का सवाल आए तो a का मान तो 100 हो जाता है और 100 में से घटा दो अंतर, T99.9% पूर्ण होने में, मतलब इतना हो गया है पूर्ण, इतना पूर्ण हो गया। T99.9% इसको रख लेते हैं यहां, 2.303 K1 को रख लेते हैं नीचे, ये हो गया log और ये 100, 100 में से 99.9 हटाओगे 0.1 आएगा और 0 पॉइंट हटाओगे 0 घटाओगे log 1000 इसमें आ जाएगा। T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 1000, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3, log 10,000 की वैल्यू 4, log 1 लाख की वैल्यू कितनी 5 और log 10 लाख की वैल्यू कितनी है 6। जितनी जीरो उतना मान, जितनी जीरो उतना मान, ये log की कंडीशन है। क्या log पता नहीं, ऐसे लगता है कि पता नहीं कहां हमको सर log में और आपने एंटी log में कहां, कुछ नहीं है, कोई चीज ऐसी मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप कर सकते हैं। आपके लिए 12th वाले बच्चों के लेवल का ही पेपर बनेगा और पेपर में आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप समझ में आ रही है बात, आप सारे क्वेश्चंस करके आएंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत कर रहे हो तभी तो आप रात और दिन अपनी पढ़ाई नोट्स के जरिए और वीडियोस के जरिए कर रहे हो, वरना देखिए विरले ही लोग हैं जो कि इस तरीके से पढ़ाई करते हैं और वो सफल भी होते हैं। देखिए तो मैंने कहा log 3 0 है, तो सॉरी मैं इसको डायरेक्ट 3 लिखूंगा, अब तो 3 इसका मान हो जाएगा, log 1000 का मान हो गया 3,
ये समीकरण नंबर आ गया क्या? क्या आ गया बेटा? 1 आ गया मेरे साथी। ठीक है, t 90% के लिए हम लिखेंगे 2.303 और यहाँ लिखेंगे K1, यहाँ आ जाएगा log 100 अपॉन a माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ 100 माइनस 90। t 90% इज इक्वल टू 2.303। ठीक है, 3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया K1 और यहाँ पर बिल्कुल सर्दी पड़ रही है, बढ़िया। और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत करें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी करेंगे। ठीक है साथियों, लोगों की तरह नहीं है हम। कोर्स हो गया, अब तो कोर्स हो गया, अब तो आप रिवीजन कर लो, अब तो टेस्ट दे दो। ठीक है, अब क्या है, कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। जब लक्ष्य सामने है, आपको मुझे तैयारी करवानी है तो तैयारी करवानी है। ठीक है, हमारे ऑफलाइन बैच के जो स्टूडेंट हैं वो सारे बच्चों को अभी तक मैंने चाहे उनका पूरा 1 ईयर 1 साल का पूरा रिचार्ज उनका खत्म हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, 10 महीने लगभग 10 महीने से वो पढ़ रहे हैं। कोर्स होने के बाद में भी फिर से मैं वही चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं। कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, ओके। मैं यहां पर देखिए, यहां पर t 90% इज इक्वल टू, यहां देखिए ये 100 और ये बटे में 10, 0 log 10। ठीक है, 2.303 अपॉन K1 और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, इसको और इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, बड़ा यही है, बड़े में छोटे का भाग दे दो। t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या है? K1 और बटे में क्या चल रहा है? 2.303। ठीक है, शायद नहीं दिख रहा होगा नीचे, एक बार आप चेक कर लें इसे। हाँ जी, आप देखिए, आपको थोड़ा सा एक लाइक करना है, शेयर करना है बस। और हमें कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। मेरे साथ में हमारे जो टेक्निकल हमारी जो टीम है, छोटी सी टीम है अभी, है ना, वो भी परेशान होती है। और उनके लिए भी आप बिल्कुल धन्यवाद लिखें, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, मेरे लिए मत करो, उनके लिए बिल्कुल करना। मेरा तो काम है, मैं तो अध्यापक हूं, मेरा तो काम है आपका है। ठीक है, उनके लिए उनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें। देखिए t 99.9% एंड t 90% 2.303 अपॉन K1 यहां तक। हाँ जी, यहां तक आ रहा है क्या? बिल्कुल, ओके। मैं बटे में यहां लिख देता हूं साइड में। देखिए 2.303 अपॉन में आएगा K1, इंटू में चल रहा है 3। ठीक है, और देखिए ये पूरा कट गया। ठीक है, ये शायद मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, इंटू 1 इधर आएगा और इंटू 3 इधर आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं इतना तो, कि भाई भाग में इसमें दे रहा हूं इसका, तो t 99, तो मैं यहां पर ये समीकरण यहां पर आ रहा है। देखो t 99.9% और इधर बचा क्या? ये पूरा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। ऊपर 3 बटे 1 बच रहा है, तो 3 बटे 1 बच रहा है, तो 3 को इधर रखेंगे। देखो मैं इधर लिख देता हूं इस हिस्से में। यहां इक्वेशन ये है, ठीक है, और t 90% ओके इज इक्वल टू, यहां बच रहा है 3, यहां बच रहा है 1, 3 बटे 1 बच रहा है। आप सोचिए, इसको इधर भेजेंगे, ये इधर, तो t 99.9% इज इक्वल टू t 90% इंटू में क्या चल रहा है? 3। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। बस इतना सा ये सवाल है। हाँ तो साथियों, ये आपके यहां तक का चैप्टर मैंने करवा दिया है। आरएनएस और आरएनएस पर आधारित सारे प्रश्न, है ना, वो सारी चीजें इसमें थोड़ी सी हम नहीं करवा पाए हैं। उनके लिए जब न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई जाएगी, वो बहुत कोई बड़ा इशू नहीं है उनका, उसमें मैं सारी चीजों को व्यवस्थित करूंगा। लेकिन लगभग आपका पूरा चैप्टर इसी में से यहां तक आपके प्रश्न आ जाएंगे। आप इस वीडियो को एक तरीके से आप
अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स के जरिए देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ रखा है उन साथियों के लिए तो बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखें, जिससे कि आपके ये क्लियर हो। आप अगर नोटबुक को लेकर बैठते हैं तो आप हो सकता है कुछ चीजों को छोड़ भी दें, है ना, लेकिन 1 घंटे में आप पूरे चैप्टर को अगर कर लेते हैं तो आपको यहां से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, कुछ छूटेगा मेरा संकल्प टूटेगा। ठीक है, तो मैंने संकल्प किया है इस बार आपके पूरे मार्क्स दिलाने हैं और उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। ये बिल्कुल बढ़िया सर्दी पड़ रही है और मैं अब आप देख लीजिए, है ना, इसकी पूरा वीडियो शूट करके और आपको यहाँ पे ये प्रेषित कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने पहले ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आपको टाइम पे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसे भी आप देखिए। और आप मुझे एक कमेंट में एक बात लिखकर बताएं कि आपको वीडियो मॉर्निंग में चाहिए या इवनिंग में चाहिए। ठीक है, जिससे हम हमारे वीडियो का शेड्यूल सेट करें कि हमें क्या वीडियोस जो है अपलोड कब करनी है। ठीक है, आप मॉर्निंग में तो फ्री रहते नहीं हो मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप स्कूल वगैरह जो है अभी तो, है ना, इस तरीके से। तो धन्यवाद साथियों हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।